मिसेस शर्मा की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू थी सुरभि और छोटी बहू थी अनन्या। वैसे तो मिसेस शर्मा की दोनों ही बहुएं दिखने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सुरभि का रंग कुछ ज़्यादा ही गोरा था और वो दिखने में भी सुंदर थी। और अनन्या दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसका रंग हल्का सा सांवला था। मिसेस शर्मा को गोरी बहू ज़्यादा पसंद थी। और दूसरी वजह थी सुरभि का बेटा। सुरभि को एक बेटा था और अनन्या को एक बेटी, जिसकी वजह से मिसेस शर्मा हमेशा अनन्या से नाराज़ रहती थी। एक दिन सुबह के वक्त जब सुरभि का बेटा प्रणव और अनन्या की बेटी सौम्या स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, तो मिसेस शर्मा उन दोनों को ब्रेकफास्ट करवाने लगी। दादी, मुझे एक और सैंडविच खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सामने प्लेट में तो रखा है, जल्दी से खा ले मेरा राजा बेटा। भूखे पेट स्कूल नहीं जाना, समझा? मम्मी जी, मैंने 2 ही सैंडविच बनाए हैं, एक प्रणव का और एक सौम्या का। आप दोनों को एक एक दे दीजिए ना। नहीं मम्मी, ये दोनों सैंडविच मुझे खाना है, नहीं तो आप मेरे लिए और सैंडविच बनाओ। अगर मैं अभी सैंडविच बनाने बैठूंगी तो तुम्हारी स्कूल बस निकल जाएगी। अरे समझने की कोशिश करो, एक सैंडविच खा लो और एप्पल रखा है, तुम वो भी तो खा सकते हो। अरे क्यों बच्चे को सुबह सुबह परेशान कर रही है? एप्पल अनन्या खा लेगी। अगर प्रणव का मन है सैंडविच खाने का तो सैंडविच ही खाएगा वो। नहीं दादी, मुझे भी सैंडविच खाना है, मुझे सुबह सुबह एप्पल खा के स्कूल नहीं जाना। देखो सौम्या, तुम लड़की हो और तुम्हें एडजस्ट करना आना ही चाहिए। तुम्हारे भाई को सैंडविच खाना है तो जल्दी से उसे दे दो, चलो। नहीं दादी, मुझे भी सैंडविच खाना है। भाई को खाना है तो क्या हुआ, उसने अपने हिस्से का खा लिया ना। मम्मी जी, जैसे प्रणव को सैंडविच खाने का मन है, वैसे सौम्या को भी है, खाने दीजिए ना उसे, तभी तो बच्चे एक दूसरे से शेयरिंग करना सीखेंगे ना। हाँ मम्मी जी, अनन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे एक दिन अगर तुम्हारी बेटी सैंडविच नहीं खाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? खैर, मेरी सुनताई कौन है इस घर में? करना है करो। प्रणव बेटा, तू स्कूल से वापस आएगा ना तो दादी तेरे लिए सैंडविच बनाकर रखेगी, राजा बेटा। इस तरह से मिसेस शर्मा वहाँ से नाराज होकर चली जाती हैं। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अनन्या को मिसेस शर्मा का व्यवहार बहुत ही बुरा लगता है। उसके उदास चेहरे को देखकर सुरभि सब कुछ समझ जाती है। अनन्या, तुम तो जानती हो ना मम्मी जी का नेचर, ऐसा ही है, उनकी बात का बुरा ना मानो। मम्मी जी, मेरी बेटी सौम्या के साथ जिस तरह से बिहेव करती है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। शाम के वक्त मिसेस शर्मा के दोनों बेटे प्रकाश और विकास घर लौट आते हैं। प्रकाश किसी बात पर अपने बेटे प्रणव को डांट देता है और प्रणव जोर जोर से रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सौम्या किसी बात पर खुश होकर ताली बजाकर हंस रही थी। अरे क्या हुआ सौम्या, इतनी खुश क्यों लग रही हो बेटा? देखो ना मम्मी, पापा मेरे लिए नई डॉल लेकर आए, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अपने कमरे में चली जा, यहाँ क्यों ताली बजा बजा कर हंस रही है? देखते नहीं भाई कितनी जोर से रो रहा है। लेकिन दादी, मैं अपने कमरे में क्यों जाऊं? भाई तो इसलिए रो रहा है क्योंकि ताऊ जी ने उसे डांटा है, इसमें मेरी क्या गलती? अपने भाई के रोने पर तुझे इतनी खुशी मिल रही है? जा अपने कमरे में जाकर खेल। मेरा राजा बेटा, इधर आ बेटा, दादी के पास आ। रोने की क्या बात है? देख प्रकाश, आज के बाद कभी मेरे पोते को डांटना मत। मम्मी जी, प्रणव इसलिए रो रहा है क्योंकि भैया ने उसे उसकी गलती के लिए समझाने की कोशिश की है। लेकिन आपने सौम्या को क्यों डांट दिया? उसकी क्या गलती थी? अगर वो हंस रही थी तो इसमें गलत क्या है? हाँ मम्मी, अनन्या ठीक कह रही है, आपको सौम्या को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। अरे मैं तो बस उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी कि घर का एक बच्चा अगर किसी बात पर रो रहा है तो उसे इतना खिलखिलाकर हंसने की जरूरत नहीं है। दादी, लेकिन मैं सौम्या से नाराज नहीं हूँ, मुझे तो पापा ने डांटा था इसलिए रो रहा हूँ। पापा और चाची ठीक ही कह रहे हैं, आपको सौम्या को डांटना नहीं चाहिए था। सॉरी पापा, अब मैं नहीं रोऊंगा। इतना कहकर प्रणव वहाँ से चला जाता है। मम्मी देखो, बच्चे भी सबको समझते हैं,
और आप है कि कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करती। तुम सबके सब लोग मिलकर बस मुझे ही समझाने की कोशिश किया करो। अरे मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, नहीं करूंगी आगे से। कुछ दिनों के बाद सुबह के वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा था। भाई साहब, मैं सोच रहा था कि सौम्या का एडमिशन भी प्रणव के स्कूल में ही करवा देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी प्रणव का स्कूल बहुत अच्छा है। लेकिन सौम्या के स्कूल में क्या परेशानी है? अरे स्कूल बदलवाना ही क्यों है? दरअसल मम्मी जी, सौम्या के स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होती, हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा जाता। स्कूल की फीस कम है ना, शायद इसीलिए फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है। हाँ, बस ये बात तो है। प्रणव के स्कूल की फीस भले ही ज़्यादा है, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और वैसे भी सौम्या बड़ी हो गई है, उसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए हमें। अरे लेकिन 2 गुनी फीस है, और क्या करेगा सौम्या को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाकर? उस स्कूल में पढ़ने दे, थोड़े पैसे बचेंगे तो आगे चलकर उसकी पढ़ाई में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, अगर वो शुरू से ही अच्छी जगह नहीं पढ़ेगी तो आगे चलकर इन पैसों का क्या होगा? अरे लड़कों को ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ना लिखना चाहिए, आगे चलकर नौकरी करनी है। और वैसे भी सौम्या पढ़ने में कोई खास इंटेलिजेंट तो है नहीं। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। सौम्या पढ़ने में अच्छी है, बस उसका स्कूल ठीक नहीं है ना, इसलिए। और इस तरह से एक बार फिर मिसेस शर्मा अपने घर के बच्चों में फ़र्क करती है। ये बात घर में सब जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद मिसेस शर्मा घर में एक पूजा रखती है। पूजा के बाद सब लोग मिसेस शर्मा के पैर छू रहे थे और मिसेस शर्मा अपने बच्चों को आशीर्वाद और कुछ रुपए दे रही थी। दादी, मैंने आपके पैर छुए ना, मेरे पैसे कहाँ है? अरे ये ले, पूरे 2000 रुपये है। अपनी मम्मी से कहना तुझे नया ड्रेस दिलवाएगी। प्रणव खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी सौम्या भी अपनी दादी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है। अरे ये क्या कर रही है सौम्या बेटा? मेरे पैर क्यों छू रही है? क्योंकि अभी आपने भाई को पैसे दिए ना, तो मुझे भी तो पैसे चाहिए। अरे लेकिन बेटा, पोतियां अपनी दादी के पैर नहीं छूते। कोई बात नहीं दादी, फिर आप मुझे ऐसे ही पैसे दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे? मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगी? अरे पैसे तो बस उनको ही मिलेंगे जिन्होंने मेरे पैर छुए हैं। क्या हुआ माँ, उसे भी दे दो ना पैसे। आपने प्रणव को भी तो दिए, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ला 100 रुपया। लेकिन दादी, आपने प्रणव भैया को तो पूरे 2000 रुपये दिए और मुझे सिर्फ 100 रुपये, ऐसा क्यों? अरे अभी छोटी हो तुम, और ऐसे छोटे बच्चे अपनी दादी से सवाल जवाब नहीं करते, समझे? चल जा अब यहाँ से। सौम्या चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। उसका उदास चेहरा देखकर अनन्या समझ जाती है कि क्या बात है। वो सौम्या को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी दादी के भेदभाव से सौम्या को बहुत बुरा लगता है। घर के सब लोग मिसेस शर्मा को बच्चों में भेदभाव नहीं करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनको कोई बात समझ में नहीं आती। एक दिन जब मिसेस शर्मा मार्केट से लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि प्रणव अकेला खेल रहा था और सौम्या वहाँ पर नहीं थी। मिसेस शर्मा ने चॉकलेट का एक बड़ा सा पैकेट प्रणव को दिया। दादी, ये मेरे लिए है, क्या है ये? अरे तेरे लिए है, और नहीं तो क्या। जा चुपचाप इसे छुपा कर रख ले, अपने पास रखना। और हाँ, उस सौम्या को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सौम्या दरवाजे के पीछे से छुपकर ये सब देख रही थी। उसे अपनी दादी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शाम के वक्त मिसेस शर्मा ने एक छोटी सी टॉफ़ी सौम्या को दे दी। सौम्या सब जानती थी, इसलिए वो उदास हो गई और उसने सारी बात अनन्या को बता दी। अनन्या अपनी सास के बर्ताव से बहुत दुखी थी। जिस तरीके से मिसेस शर्मा अपने पोते प्रणव और अनन्या की बेटी सौम्या के अंदर भेदभाव किया करती थी, वो बात अनन्या को बहुत तकलीफ देती थी। वो चुपचाप सब कुछ सहती जा रही थी। कुछ दिन के बाद मिसेस शर्मा मार्केट से लौट कर आई तो उनके हाथ में बड़े बड़े पैकेट्स थे। अरे मम्मी जी, आज तो लगता है बहुत सारी शॉपिंग करके आई हैं आप। अरे हाँ बेटा, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली है ना, और तुम दोनों बहुएं अपने मायके जाओगी, तो सोचा कुछ ले आती हूँ।
लेकिन मम्मी जी इतनी सारी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? अब मेरे बच्चे अपनी नानी के घर जाएंगे तो क्या ऐसे ही चले जाएंगे हैं? नए कपड़े लेकर आई हूँ। अपने मायके में जाकर बच्चों को नए नए कपड़े पहनाना, उन्हें भी तो पता चले कि मेरे पोते पोती किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं। ओहो ये लो बहू, ये प्रणव के कपड़े हैं, देखो तुम्हें पसंद आए या नहीं। अनन्या चुपचाप अपनी सास की तरफ देखे जा रही थी। मिसेस शर्मा ने शॉपिंग के ज़्यादातर पैकेट सुरभि को पकड़ा दिए थे और एक छोटा सा पैकेट उन्होंने अनन्या को दिया। ये लो, इसमें एक हेयर बैंड और कुछ क्लिप्स है। तुम भी तो अपने मायके जाओगी, मैंने सोचा सौम्या के लिए ले आती हूँ। दादी, आप प्रणव भैया के लिए इतने सारे ड्रेसेस लेकर आई हैं और मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। अरे जानती भी हो, प्रणव भैया जब अपने नानी के घर जाता है ना तो भर भर कर गिफ्ट लाता है सबके लिए। अब तुम तो अपने नानी के घर से कुछ लाती नहीं, तो तुम्हें किस बात का गिफ्ट दूं मैं? लेकिन दादी, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो नानी की गलती है। आपको तो मेरे लिए कपड़े लाने चाहिए थे। कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत बोलने लगी है। अपनी मम्मी से बोल, वो करेंगी तेरे लिए शॉपिंग। और वैसे भी प्रणव इस घर का इकलौता पोता है, वो कहीं भी जाए तो अच्छा दिखना चाहिए। दादी, इसका मतलब आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आज के बाद मैं कभी आपको अपनी दादी कहकर नहीं बुलाऊंगी। कितने बदतमीज हो गई है, अपनी दादी से ऐसे बात करते हैं। अनन्या, कुछ सिखाओ इसे, सिर्फ महंगे स्कूल में पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? सौम्या छोटी बच्ची है, वो कुछ नहीं समझती। आप उसके लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए ना, इसलिए वो नाराज़ हो गई। अब बच्ची के सामने तुम अपनी सास से जबान लड़ाओगी हैं? अरे मेरी मर्जी, जिसके लिए चाहूँ गिफ्ट लेकर आऊँ, जिसके लिए ना चाहूँ ना लेकर आऊँ। वैसे भी मैं सारा हिसाब किताब लगाकर ही कोई काम करती हूँ, समझी? इतना कहकर मिसेस शर्मा वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन उनके इस बिहेवियर की वजह से अनन्या बहुत दुखी हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि उसकी बेटी के ऊपर अपनी दादी के इस भेदभाव करने वाले व्यवहार का बहुत ही गलत असर पड़ रहा था, और इसीलिए शाम के वक्त जब विकास ऑफिस से लौट कर आता है तो अनन्या अपने कमरे में उससे बात करने की कोशिश करती है। क्या हुआ अनन्या, इतनी उदास क्यों लग रही हो? बात ही ऐसी है विकास, मम्मी जी तो समझने के बजाय दिन पर दिन और ज़्यादा अपनी हरकतें करने लगी है। आज उन्होंने सौम्या को बहुत गलत बात कह दी। मैं जानता हूँ अनन्या, मम्मी जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? देखो विकास, मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ और जब तक मैं लौट कर आऊँ आप मेरे लिए कोई दूसरा घर ढूंढ कर रखेंगे। मैं किराए के घर में रह लूँगी, लेकिन अपनी बच्ची को ऐसे माहौल में नहीं रखूँगी जहाँ पर उसके साथ भेदभाव होता हो। अरे ये तुम कैसे जिद कर रही हो, ऐसा नहीं करते। मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ विकास। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और लौटकर मैं इस घर में नहीं आऊँगी और मेरी बेटी सौम्या किसी दूसरे घर में रहेगी। इतना कहकर अगले दिन अनन्या अपने मायके चली जाती है और जब वो लौट कर आती है तो अपने किराए के घर में जाती है। मिसेस शर्मा को जब अनन्या के किराए वाले घर का पता चलता है तो वो बहुत नाराज़ होती हैं। अरे विकास बेटा, तुझे अपनी बीवी को समझाना चाहिए था ना, यह क्या तरीका है, अलग से घर किराए पर लेकर रहने लगी। अरे यहाँ क्या रहने के लिए जगह नहीं है? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मम्मी, लेकिन उसका कहना था कि आप प्रणव और सौम्या में बहुत भेदभाव करती हैं, इसकी वजह से वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती। मम्मी जी, वैसे बात तो सही है, आप प्रणव को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन सौम्या को। तुम चुप रहो बहू, अब मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करती हूँ ये बात भी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? सुरभि चुप हो जाओ ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मिसेस शर्मा नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सौम्या के जाने के बाद प्रणव घर में अकेला अकेला खेलता है। अकेले रहने की वजह से उसका मन भी नहीं लगता और वो बात बात पर रोने और चिल्लाने लगता है। अपने पोते को इस तरह परेशान देखकर मिसेस शर्मा को कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे सुरभि, मुझे लगता है इसे किसी डॉक्टर को दिखा कर लाओ, इसके शरीर में कोई तकलीफ है, बात बात पर रोने लगता है मेरा बच्चा। नहीं मम्मी, मुझे लगता है कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब से सौम्या गई है तब से इसका मन नहीं लगता और इसी वजह से ये चिड़चिड़ा हो गया है। अरे जाने देना सौम्या को, उसके जाने के बाद कोई भी बात बात पर कंपैरिजन करने वाला नहीं है। मैं इसको प्यार करती हूँ, उसको नहीं करती। अरे लड़कों को लड़कों की तरह प्यार किया जाता है और लड़कियों को लड़कियों की तरह, लेकिन मेरी बात तो कोई समझता ही नहीं। मिसेस शर्मा अपनी बहू सुरभि की कोई बात नहीं सुनती और एक दिन अचानक शाम के वक्त प्रणव अपने घर से गायब हो जाता है। मम्मी जी, प्रणव पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन उसका कोई आता पता नहीं है। कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? मैंने भी बाहर पूरा पार्क छान मारा लेकिन प्रणव वहाँ भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तुम कैसे बातें कर रहे हो? जल्दी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ, पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। कहीं कोई उठा कर तो नहीं ले गया मेरे पोते को? इतना सुंदर पोता है मेरा, जरूर किसी की बुरी नजर लगी होगी। काफ़ी देर तक वो लोग प्रणव को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि प्रणव अपनी चाची अनन्या और सौम्या का हाथ पकड़कर घर की तरफ चला आ रहा था। मम्मी जी, भाभी, ये प्रणव हमारे घर आ गया था। मैंने सोचा आपको कॉल कर देती हूँ लेकिन प्रणव ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। प्रणव मेरा बच्चा, मम्मा को बताए बिना क्यों चले गए थे तुम? ये क्या तरीका है बेटा? तुम्हें पता है तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही थी। लेकिन दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं सौम्या के साथ रहना चाहता हूँ, अपनी बहन के साथ। अरे ये कैसी जिद है प्रणव? तुम्हारी बहन खुद ये घर छोड़कर चली गई है ना, अब तुम्हें उसके साथ क्यों रहना है? दादी, आप मेरी बहन को प्यार नहीं करती थी इसीलिए वो ये घर छोड़कर गई है। आप हमेशा मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट और चॉकलेट लेकर आती थी और सौम्या के लिए कुछ भी नहीं, जबकि वो मेरी बहन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। माफ़ करना मम्मी जी, प्रणव खुद ही मेरे पास आ गया था, लेकिन अब आपका पोता आपके पास है। आप इसे यहीं पर रख लीजिए। मैं अपनी सौम्या को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। और इतना कहकर अनन्या जैसे ही घर से बाहर जाने लगती है, मिसेस शर्मा उसे आवाज़ देकर रोकती हैं। रुक जाओ अनन्या। क्या हुआ मम्मी जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तुमसे नहीं बेटा, मुझसे हुई है। मैंने ही अपने बच्चों में इतना भेदभाव किया कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें घुस गई। गलती मेरी थी। अगर प्रणव मेरा पोता है तो सौम्या भी मेरी पोती है। मुझे उससे भी बराबर से प्यार करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम वापस घर लौटो। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी इन दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं करूँगी। और इस तरह प्रणव की बात सुनकर मिसेस शर्मा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अनन्या और घर के बाकी सभी लोगों से माफ़ी मांग ली और उसके बाद वो दोनों बच्चों को बराबर से प्यार करने लगी, बिना किसी भेदभाव की। रमाकांत और संगीता के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था मानव और छोटे बेटे का नाम था गौतम। बड़े बेटे मानव की शादी रुचि के साथ हुई थी। दोनों की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे और आज रमाकांत और संगीता जी के घर में छोटे बेटे गौतम की शादी के बाद उसकी पत्नी निशा के गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। छोटी बहू, अब इस कलश पर पैर मारो और घर के अंदर आ जाओ। आज से ये घर तुम्हारा है। और अब तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी हैं, समझ गई ना तुम? भाभी, अभी तो वो घर के अंदर आई भी नहीं, जिम्मेदारियां तो बाद में संभालेगी ना। सही तो कह रही है रुचि। इस घर में शादी होकर आई है तुम्हारी पत्नी, तो घर की सारी जिम्मेदारियां तो उसे ही संभालनी पड़ेगी ना। अरे ये सब बातें बाद में करना, चलो पहले नई बहू का स्वागत करो। 2 दिन बाद रुचि और निशा, दोनों यहाँ मेरे पास बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं तुम दोनों को तुम्हारा काम समझा देती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। वैसे मुझे तो सब कुछ पता है। आप निशा को समझा दीजिए ताकि कल को उससे कोई गलती ना हो। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। बताइए किस बारे में बात कर रही हैं आप? अरे मम्मी, काम बाद में समझाना। मैंने गौतम और निशा के हनीमून के टिकट बुक करवाए थे इन दोनों को गिफ्ट करने के लिए। पहले इन दोनों को 4-5 दिन घूमकर तो आने दीजिए, उसके बाद तो जिंदगी भर काम ही करना है।
थैंक यू भैया, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। अरे लेकिन बेटा, अभी गौतम और निशा घूमने नहीं जा सकते। लेकिन क्यों मम्मी? भैया ने टिकट भी करवा दी है और हम दोनों का भी हनीमून पर जाने का बहुत मन था। देखो बेटा, अगर तुम्हारी मम्मी मना कर रही है तो होगी कोई वजह, उसकी बात मान लो। लेकिन मम्मी, आखिर बात क्या है? जाने दीजिए ना, दोनों की नई नई शादी हुई है, घूम फिर आएंगे। अरे नहीं बेटा, वो मैंने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक निशा का घर से बाहर घूमने जाना ठीक नहीं, हमारे घर पर संकट आ सकता है, बस इसलिए। कुछ दिनों के बाद, अरे संगीता, मेरी आंखों में डालने वाली दवाई खत्म हो गई है। मानव और गौतम भी ऑफिस गए हुए हैं, जरा बहू से कहकर मंगवा तो दो, आंख में बहुत दर्द हो रहा है। निशा, जरा इधर आओगी? तुम्हारे पापा जी की दवाई खत्म हो गई है, मेडिकल स्टोर से लेकर तो आओ जरा। मम्मी जी, मैं डिनर बना रही हूँ, आप प्लीज़ रुचि भाभी को बोलिए ना, अगर वो फ्री होंगी तो वो लेकर आ जाएंगी। निशा, रुचि इस वक्त अपना फेवरेट सीरियल देख रही है जो वो हमेशा देखती है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी जी, इस तरह खाना अधूरा छोड़कर मैं कैसे पापा जी की दवाई लेने जाऊं? चाहे जो कुछ हो जाए, खाना आकर बना लेना, अभी जाओ और पापा जी की दवाई लेकर आओ। निशा चुपचाप दवाई लेकर आ जाती है रात को अपने कमरे में। गौतम, मैंने एक बात नोटिस की है, रुचि भाभी कितना भी फ्री हो, मम्मी जी उनसे कोई काम नहीं करवाती, लेकिन मुझसे सारे काम करवाती हैं। अरे हो सकता है तुम अभी घर में नहीं आई हो ना, मम्मी चाहती होंगी कि तुम घर के काम अच्छे से सीख जाओ। लेकिन गौतम, मैं खाना बना रही थी, बीच में खाना छोड़कर पहले पापा जी के लिए दवाई लेकर आई, वो भी पूरा 2 किलोमीटर पैदल चल के, और उसके बाद आकर पूरा खाना मैंने बनाया। मम्मी जी ने रुचि भाभी से एक चपाती भी सेंकने के लिए नहीं कहा। अरे कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, तुम नई आई हो शायद इसलिए ये सब हो रहा होगा, चिंता मत करो। अगले दिन सुबह के वक्त, रुचि जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन मुझे जल्दी बना कर दो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। अरे रुचि क्यों बनाएगी तुम्हारा टिफिन? निशा है ना, मैं उससे कह देती हूँ। मम्मी, वो गौतम बता रहा था कि निशा उसके कपड़े आयरन कर रही है। अरे तो क्या हुआ, टिफिन तो उसे ही बनाना पड़ेगा ना। अरे मम्मी, लेकिन रुचि अभी बिल्कुल फ्री है, उसके पास इस वक्त कोई काम नहीं है, वो मेरा टिफिन बना सकती है। देखो बेटा, मुझे मत सिखाओ किसे क्या काम करना है, यह डिपार्टमेंट मेरा है, मैं अभी निशा को बुलाती हूँ। संगीता निशा को आवाज लगाती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ बताइए। जल्दी से जाकर मानव के लिए टिफिन बनाओ और मेरे लिए चाय बनाओ, तुम्हारे पापा जी के लिए कॉफी बनाना। मम्मी जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, गौतम को अपने ऑफिस की ट्रिप पर जाना है और उनके कपड़े आयरन नहीं है, पहले मैं वो कर देती हूँ। वो सब काम बाद में होता रहेगा, पहले जैसा मैंने बोला है वो करो। लेकिन मम्मी जी देखिए ना, रुचि भाभी वहाँ आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा काम उनसे भी करवा लीजिए ना। बहू, मुझे सिखाने की कोशिश ना करो, क्या काम किसे करना है ये सब मुझे मत बताओ, चुपचाप रसोई में जाओ और जो बताया है वो करो। कुछ दिनों के बाद, ये क्या बात हुई गौतम, जब से इस घर में आई हूँ पहले दिन से घर का सारा काम कर रही हूँ। रुचि भाभी तो एक कप चाय तक नहीं बनाती, मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है निशा। अरे इसमें गलत फहमी कैसी, मम्मी जी ने हमें हनीमून पर घूमने भी नहीं जाने दिया और मुझसे सारे काम करवाती हैं। रुचि भाभी को काम करने से साफ मना कर देती है। देखो, तुम अपने दिल में ऐसा कुछ भी मत लाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या होता है गौतम, इस घर में आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं मुझे, और हर दिन ऐसा ही लगता है कि एक बहू बैठकर टीवी देखती है और दूसरी घर का सारा काम करती है। ये कोई सही बात है क्या? अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद, अरे संगीता, सुनती हो, हमारे जो दोस्त है ना शर्मा जी, उनके पोते की बर्थडे पार्टी है और किसी को तो वहां पर जाना ही पड़ेगा। मम्मी जी अगर आप कहें तो मैं और गौतम पार्टी में चले जाएं। अरे नहीं नहीं, रहने दो तुम, अगर तुम पार्टी में चली गई तो घर का काम कौन करेगा? रुचि वहां पर चली जाएगी, वैसे भी सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती है, थोड़ा पार्टी में जाएगी तो एंजॉय करेगी।
लेकिन मम्मी जी, घर में तो मैं भी सारा दिन रहती हूँ और सारे काम भी करती हूँ। अब मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? वो घर की बड़ी बहू है और पार्टी में जाने का पहला अधिकार उसे है। और वैसे भी घर पर कोई तो होना चाहिए ना जो डिनर बनाए। तो तुम यहीं रहो। देखो निशा, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, तुम यहाँ घर संभालो। वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ, सब लोग मुझे ही अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए पार्टी में तो मैं ही जाऊंगी। क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और एंजॉय करना बेटा। निशा अपने कमरे में जाकर, गौतम बहुत हो गया, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे साथ इस घर में बहुत भेदभाव होता है। आज मुझे पार्टी में जाना था लेकिन मम्मी जी ने रुचि भाभी को भेज दिया। अरे वो घर की बड़ी बहू है इसलिए भेज दिया होगा। अरे तुम क्यों ऐसी फालतू की बातें सोचती हो? ये फालतू की बात नहीं है गौतम, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? मुझे भी तुम्हारे साथ पार्टी एंजॉय करनी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी, रुचि भाभी पार्टी में गई हैं और निशा को भी जाना था। मैं सोच रहा था कि मैं निशा को कहीं डिनर पर ले जाता हूँ। अरे बेटा, मैं कहाँ तुम लोगों को कहीं जाने से मना करती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, घर में बहुत सारा काम पड़ा है और रुचि भी नहीं है। तुम फिर कभी चले जाना। लेकिन मम्मी जी, मेरा आज ही डिनर पर जाने का मन है, मैं भी घर में रह रहकर बोर हो गई हूँ। ठीक है बेटा, जाना चाहती हो तो चले जाओ। मैं और तुम्हारे पापा जी भूखे ही रह जाएंगे, पर क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा घूमने जाना तो बहुत जरूरी है ना। नहीं नहीं मम्मी, हम कहीं नहीं जा रहे। निशा आप दोनों के लिए खाना बनाएगी। आप दोनों को भूखा रखकर मैं अपनी बीवी को कहीं घुमाने नहीं ले जा सकता। निशा चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद, गौतम, मुझे तो लगता है कि आप अपने माँ बाप के सौतेले बेटे हो। कितना भेदभाव करते हैं वो मानव भैया और आपके साथ। चुप हो जाओ निशा, इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। हम छोटे हैं इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा नहीं, मुझे तो सारा काम करना पड़ता है। मैं तो इस घर से बाहर कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकती। ये बहुत गलत है गौतम, और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, चुपचाप जाकर सो जाओ। निशा दुखी होकर चुपचाप सो जाती है। कुछ देर के बाद उसे प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए किचन में जाती है। तभी उसे रुचि और अपनी सास संगीता के बातें करने की आवाज सुनाई देती है। और बताओ रुचि बहू, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? क्या बताऊं मम्मी जी, मजा आ गया, बहुत अच्छी पार्टी थी। आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे उस पार्टी में जाने दिया, वरना अगर निशा चली जाती तो। अरे ऐसे कैसे चली जाती निशा, तुम तो जानती ही हो मैं उसे कभी पार्टी में जाने नहीं देती। ओ मम्मी जी, आप मुझे कितना प्यार करती हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है इतनी प्यारी सास किसी को नहीं मिलती होगी, है ना? प्यार तो तुम्हें करूंगी ही ना, मेरी बहू जो हो। लेकिन मम्मी जी, आपकी बहू तो निशा भी है, आप इससे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि उसके पीछे की वजह क्या है। संगीता अपनी बहू रुचि से इतना प्यार करती थी, लेकिन निशा से बिल्कुल भी नहीं। इसकी क्या वजह थी? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ। अब सौतेले बेटे और बहू से कोई कितना प्यार करेगा। लेकिन बेचारी निशा, उसे तो ये बात पता ही नहीं है। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, गौतम ने अभी तक अपनी बीवी को ये बात बताई नहीं होगी कि वो मेरा सौतेला बेटा है। सगा बेटा तो मेरा मानव है और तू मेरी सगी बहू। प्यार तो मैं तुमसे ही करूंगी ना। ये बात सुनने के बाद निशा को समझ में आ जाता है कि आखिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा था, और वो मन ही मन सोच लेती है कि वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करके उसे बदलने की कोशिश करेगी। और फिर अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, और बताइए आप नाश्ते में क्या खाएंगी? अरे क्या बात है, आज तो बिना कहे चाय बनाकर ले आई मेरे लिए। मम्मी जी, आप इस घर की बड़ी हैं, आपकी तो चिंता होगी ना। और वैसे भी गौतम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा कहते रहते हैं मम्मी का ख्याल रखा करो। क्या सच में गौतम ऐसा कहता है? हाँ मम्मी जी बिल्कुल,
और जानती हैं, कभी कभी मैं काम से परेशान होकर कुछ कह भी देती हूँ ना, तो वो हमेशा मुझे ही समझाते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है। देखना मम्मी जी, कुछ ही दिनों में आप अपने सौतेले बेटे से भी सगी की तरह प्यार करने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं शॉपिंग करने गई थी और ये देखिए आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, जरा देखकर बताइए तो कैसा है। क्या लेकर आई है बहू? मम्मी जी ये नेकलेस, ये मुझे बहुत पसंद आ गया, और वैसे भी आपका बर्थडे आने वाला है ना, इसलिए उसी का गिफ्ट। अरे वाह निशा, बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आई हो। बर्थडे वाले दिन गौतम, मैंने मम्मी जी के लिए एक बहुत अच्छी पार्टी प्लान की है। मैंने सारी तैयारी और डेकोरेशन सब कुछ कर लिया है। आप जल्दी ऑफिस से घर आ जाना। बिल्कुल। और मम्मी के लिए गिफ्ट तो तुम पहले ही ले आई थी ना? ले भी आई थी और मैंने मम्मी जी से कह भी दिया है, वो पार्टी में वही वाला नेकलेस पहनेंगी जो मैं उनके लिए लेकर आई थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया निशा, मम्मी बहुत खुश हो गई होंगी। अरे इतनी सारी तैयारी, इतना अच्छा केक, ये सब कुछ, और वो भी मेरे बर्थडे के लिए। मैंने तो आज से पहले कभी इतना अच्छा बर्थडे मनाया भी नहीं। किसने किया ये सब? तुम्हारी छोटी बहू निशा ने किया है, और कौन करेगा। कब से देख रहा हूँ तैयारियों में लगी हुई है। हाँ मम्मी, निशा सुबह से हॉल को डेकोरेट करने में लगी हुई थी। उसने हम में से किसी की भी हेल्प नहीं ली। मम्मी जी आपको सब कुछ पसंद तो आया ना? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। मम्मी जी आपने वो नेकलेस नहीं पहना जो मैं आपके लिए लेकर आई थी? अरे वो क्या है ना, उसका डिज़ाइन थोड़ा पुराने टाइप का है। ये देखो, रुचि मेरे लिए लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी लेकर आई थी, तो मैंने वही पहन ली। वो क्या है ना निशा, मम्मी जी को मेरी पसंद ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वो हमेशा मेरी पसंद की कपड़े और ज्वेलरी पहनती हैं। लेकिन मम्मी जी मैं बहुत मन से आपके लिए वो लेकर आई थी। हाँ तो क्या हुआ, रख दिया है मैंने, लॉकर में पड़ा रहेगा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और पार्टी के बाद ओहो, सब कुछ कितना गंदा हो गया है। पूरे हॉल में सारी चीजें इधर उधर हो गई है। अरे तो क्या हुआ, निशा है ना, वो कर लेगी सारी साफ सफाई। रुचि भाभी भी मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी तो आसान हो जाएगा। वो क्या है ना, सुबह से डेकोरेशन में लगी हुई थी, इसलिए बहुत थक गई हूँ। अरे इतनी देर से पार्टी में है रुचि, वो भी तो थक गई होगी ना, कब से डांस कर रही है। ये सफाई का काम वो नहीं करेगी, ये तो तुम्हें ही करना है। किसने कहा था इतनी डेकोरेशन करने के लिए? और वैसे भी निशा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये पार्टी प्लान करके तुमने मम्मी जी पर कोई एहसान कर दिया हो। अब जब सब कुछ तुमने ही किया है तो सफाई भी तुम ही कर लो। अगले दिन शाम के वक्त, अरे मानो बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है। देखो मेरा एक दोस्त है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन सुबह से शाम पूरा दिन लग सकता है और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा होगी। मैं चाहता था कि तुम उनकी मदद कर दो। ठीक है पापा, आप मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर दूंगा। अरे ये क्यों कर देगा, ये तो वैसे भी सारा दिन ऑफिस में रहता है। इतनी भाग दौड़ वाले काम इसे मत दिया करो। तो क्या हुआ, ज़रूरी था तो करना ही पड़ेगा ना। गौतम है ना, उसे भी तो भेज सकते हो। गीता, वो तो ऐसे ही ऑफिस की ट्रिप पर इतना बाहर रहता है। अब एक काम और पकड़ा दूंगा तो बेचारे को बहुत थकान हो जाएगी। आपको गौतम की थकान की चिंता है और मेरा मानव परेशान हो जाता है, उसका कुछ नहीं। सारा काम गौतम को बताओ, वो कर देगा, समझे? निशा ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मी जी गौतम को भी अपने सगे बेटी की तरह प्यार करे? वो ऐसा क्यों करती हैं? और फिर अगले दिन, मम्मी जी कितने दिन हो गए ना, कब से देख रही हूँ आप कहीं घूमने भी नहीं गई। चलिए आज आप और मैं पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलती हूँ तुम्हारे साथ पिक्चर देखने। शाम को निशा संगीता को अपने साथ फिल्म दिखाने ले जाती है और जैसे ही वो रात को देर से घर लौट कर आते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, 10 बज गए, बहू जल्दी से डिनर बना दो। मम्मी जी हमें आने में देर होने वाली थी, इसलिए मैंने रुचि भाभी से कहा था कि वो खाने की थोड़ी सी तैयारी करके रख दे, शायद उन्होंने कुछ बनाया हो। कैसी बात करती हो, वो घर की बड़ी बहू है, वो क्यों खाना बनाएगी? मम्मी जी आप तो जानती है ना, इस वक्त मेरा फेवरेट सीरियल आता है,
मैं वो देखती हूँ और उस वक्त मैं कोई काम नहीं करती। लेकिन भाभी, मैं मम्मी जी के साथ बाहर गई थी तो कैसे खाना बनाती? अरे तो अब भी कोई देर नहीं हुई, जाओ जाकर रसोई में खाना बनाओ फटाफट। मम्मी जी, बहुत देर लग जाएगी सबका खाना बनाने में। एक काम करते हैं, मैं गौतम से कह देती हूँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर देंगे। अरे वाह निशा, काम से बचने का ये अच्छा तरीका है। और सुनो, मुझे ना आज घर का ही खाना खाना है क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। सही कह रही है रुचि बहू। अब जल्दी से जाओ निशा, जाकर खाना बनाओ। एक बार खाना बनाओगी तो सारी थकान उतर जाएगी तुम्हारी। निशा के अच्छे बिहेवियर के बाद भी उसकी सास गौतम और निशा को बिल्कुल प्यार नहीं करती और ये बात अब गौतम को भी समझ में आ गई थी। और फिर एक दिन, निशा तुम ठीक कहती हो, मम्मी का बिहेवियर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम सारा दिन घर में नौकरानी की तरह काम करती हो और रुचि भाभी बस बैठी रहती हैं। गौतम, मैंने बहुत कोशिश की मम्मी जी को बदलने की, लेकिन उनके दिल में शायद मेरे लिए प्यार है ही नहीं। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मैंने किराए पर एक अलग घर ले लिया है, कुछ ही दिन में हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद, मम्मी पापा, मैं सोच रहा था कि रुचि को लेकर अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, यहाँ हम सबके साथ रहो। अरे जाने दीजिए ना, जरूर इसकी बीवी ने भड़काया होगा। यहाँ पर रहकर तो काम करना पड़ता है ना इसे, वहाँ आराम से जाकर रहेगी। नहीं मम्मी, निशा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखो बेटा, तुम कहीं भी रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अपने बेटा बहू है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। जैसे ही गौतम और निशा घर से जाने लगते हैं, वो अपना कुछ सामान पैक करते हैं। ये देखकर संगीता को गुस्सा आता है। ये क्या लेकर जा रहे हो मेरे घर से? मम्मी जी, कुछ भी तो नहीं, बस हमारे कपड़े और जो भी सामान मुझे मेरे मायके से मिला है वो। अच्छा बहू, तो अब तुम मुझे ये बता रही हो कि तुम अपने मायके से सामान लेकर आई हो? ये सब तुम यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। लेकिन मम्मी, ये सामान तो निशा की और मेरी शादी का है और नए घर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब देवर जी, ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। इस घर से जाना है तो चले जाओ, लेकिन खबरदार, जो एक सुई भी ले जाने की कोशिश की तुमने। तुम चाहो तो अपने कपड़े ले जा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे सामान पर मेरा अधिकार बनता है मम्मी जी। जो कुछ भी मेरे मम्मी पापा ने दिया है वो तो मैं लेकर जा ही सकती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सारा सामान शादी में दिया है और इसलिए उस पर हमारा हक है, समझी? आई बड़ी मुझे बताने वाली। देखा मम्मी जी, इसकी जुबान कितना चलने लगी है। घर से कदम बाहर रखा नहीं और मम्मी जी को सिखा रही है। मम्मी, मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, ये बात मैंने कभी किसी से नहीं कही, लेकिन आपने मेरी पत्नी के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इतनी प्रॉब्लम है तो जा तो रहा है ना इस घर से बाहर। अब 10 बार सुनाने की क्या जरूरत है? जाओ तुम दोनों, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निशा और गौतम दुखी होकर घर से चले जाते हैं। तो आगे क्या हुआ? निशा और गौतम की जिंदगी कैसी थी?